हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे असेसमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ द एमएफआर और मायोफाशियल रिलीज। ओके, तो जो पहला वीडियो था मेरा एमएफआर पे वो इंट्रोडक्टरी वीडियो था और उसमें हम लोगों ने पूरा बेसिक जो पार्ट था एमएफआर का उसको कवर अप कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग असेसमेंट और टेक्निक्स के बारे में ही स्पेसिफिकली बात करेंगे। ओके, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ वो जिस किताब से लिया गया है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, और साथ ही साथ और भी कई सारे किताब अपलोडेड हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक आप लोगों को काम आने वाले हैं। ओके, तो आप लोग अगर चाहें तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा करके वो किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी ऑलरेडी पब्लिक किया गया है। मेरे इंस्टा पेज पे जाइए और आपको बायो में मिल जाएगा। और अगर लेट्स सपोज कि नहीं मिल रहा तो आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब असेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो असेसमेंट जो है वो बिल्कुल सेम ही होता है ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के जैसा, बट कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एडेड होती हैं, जैसे कि पाल्पेट्री असेसमेंट। ठीक है, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग पहले असेसमेंट का। तो असेसमेंट में हम लोग पोस्चर को चेक करते हैं, जैसे कि पेल्विक पोस्चर, जॉ का पोस्चर, फुट और लेग का पोस्चर। ठीक है, दूसरा चीज़ जो हम लोग चेक करेंगे वो है उसका गेट पैटर्न। ठीक है, और जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा कि जो पूरा फॉर्मेट है वो बिल्कुल ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के सेम टू सेम है। ठीक है, और स्पेशल टेस्ट भी इसमें कुछ कुछ होता है, तो वो सारी चीज़ें करवाते हैं पेशेंट से। ठीक है, और इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। ऑर्थोपेडिक असेसमेंट पे भी वीडियो है अपलोडेड, और जो स्पेशल टेस्ट होता है जितने भी जॉइंट्स का, ठीक है, या जितने भी इंजुरीज़ हैं वो सारी चीज़ें, तो वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आपको ऑर्थोपेडिक जो प्लेलिस्ट है मेरा उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। नाउ फिर आता है आपका गोनियोमीटर मेजरमेंट और पाल्पेशन असेसमेंट। अब पाल्पेटरी असेसमेंट में हम लोग क्या असेस करेंगे, कैसे असेस करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि पाल्पेटरी असेसमेंट जो है वो आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी करवा सकते हैं या लाइंग पोजीशन में भी करवा सकते हैं। ठीक है, डिपेंड ये कर रहा है कि आपको किस एरिया का एमएफआर करना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पता करेंगे, तो एक होता है टिश्यू ड्रैग। अब ये टिश्यू ड्रैग क्या है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी स्मूथ सरफेस पे अपना हाथ अगर फेरेंगे तो क्या वो स्मूथनेस नज़र आएगा, राइट। बट जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होता है वहाँ पे अगर आप हाथ फेरेंगे तो वहाँ पे आपको ड्रैग फील होगा, फ्रिक्शन जैसा फील होगा। तो ये है आपका टिश्यू ड्रैग। इवन सरफेस आपको नहीं फील होगा, अनइवन जैसा फील होगा। साथ ही साथ हम लोग चेक करेंगे टिश्यू टेम्परेचर को, टिश्यू इक्वालिटी को, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो है उसको असेस करेंगे, बाउंस को चेक करेंगे और एंड फील को चेक करेंगे ऑल डायरेक्शन में। अब ये एंड फील के बारे में भी वीडियो अपलोडेड है जो कि एक्सरसाइज थेरेपी का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एमएमटी में ही मैंने एंड फील भी बताया है। ओके, फिर आता है आपको कि कौन कौन सा एरिया है जो कि हार्ड है और टेंडर है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों करवाएंगे, तो ये पता करने के लिए कि टिश्यू का जो टेक्सचर है वो एबनॉर्मल तो नहीं है, किसी भी तरह का थर्मल एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, यानी कि सेंसेशन जो है वो हाइपर या हाइपो तो नहीं है, सिमेट्री वर्सेस एसिमेट्री को जानने के लिए, साथ ही साथ रेंज ऑफ टिश्यू मोबिलिटी एंड मोटिलिटी को भी जानने के लिए। ठीक है, और इन दी एंड इंड फील को जानने के लिए। अब इस असेसमेंट में ही, पाल्पेटरी असेसमेंट में ही कुछ कुछ तरीका होता है, जैसे कि हो गया आपका ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन असेसमेंट, स्किन रोलिंग टू इवैल्यूएट स्किन एंड सुपरफिशियल फाशिया, और फिर इन दी एंड आता है आपका रीबाउंडिंग। अब देखिए यहाँ जो ये रीबाउंडिंग है ना, ये रीबाउंडिंग को एज एन असेसमेंट भी हम लोग यूज़ करते हैं और एज अ टेक्निक भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इसके पहले हम लोग बाकी का जो असेसमेंट है उसको थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो एक तो आ गया टिश्यू बाउंस एंड इंड फील असेसमेंट, जिसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर आता है आपको टिश्यू ग्लाइड असेसमेंट, जिसका डायग्राम ये रहा। ठीक है, फिर आ गया आपका ट्रैक्शन और कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें, और फिर आता है इन दी एंड स्किन रोलिंग। ओके, चलिए अब थोड़ा हम लोग बात कर लें एमएफआर अप्रोच या एमएफआर टेक्निक्स का। तो ऑल टोटल 5-6 टेक्निक होता है। ठीक है, जिसमें कि आ गया आपका क्रॉस हैंड रिलीज, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन रिलीज, कंप्रेशन रिलीज, ट्रांसवर्स प्लेन रिलीज और मायोफाशियल अनवाइंडिंग एंड रीबाउंडिंग। अभी जस्ट मैंने बताया कि रीबाउंडिंग जो है एज अ टेक्निक भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, और फिर इन दी एंड है हमारा कंबाइनिंग टेक्निक
जिसमें हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक आता है ईज टेक्निक और फिर हम लोग होम केयर प्लान के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है क्रॉस हैंड रिलीज। इसका डायग्राम ये रहा। ठीक है, हाथों को क्रॉस करके MFR परफॉर्म किया जाता है। फिर दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन रिलीज, जिसका डायग्राम ये रहा। तीसरा है कंप्रेशन रिलीज। ठीक है, फिर आता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन रिलीज। ये सारी चीज़ें। ओके, अब ये मायोफाशियल अनवाइंडिंग क्या है? ठीक है, तो मायोफाशियल अनवाइंडिंग इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और entire body. It is normal and natural process and it occurs during the sleep cycle. So this is what myofascial unwinding is. अब इसको भी थोड़ा और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा टेक्निक्स को जान लें, उसका नाम जान लें, वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे परफॉर्म होता है, वो सारी चीज़ें जान लें। ठीक है, दूसरा टर्म है आपका मायोफाशियल रीबाउंडिंग। ये क्या है? सो इट इज़ कैन बी इनिशिएटेड बाय द थेरेपिस्ट और इट कैन ऑकर साइमल्टेनियसली, यानी कि थेरेपिस्ट इनिशिएट करेगा या फिर वो अपने आप भी हो सकता है। किसको कहेंगे रीबाउंडिंग? तो रीबाउंडिंग को ना समझने के लिए सबसे पहले आपको इंजुरी को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि जब भी इंजुरी होगा तो उस इंजुरी का क्या इफेक्ट होता है आपके बॉडी पे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि जब आप MFR करेंगे तो रीबाउंडिंग क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिटेल में ही जानेंगे। एक ओवरव्यू अभी दे दे रहा हूँ कि जब भी आप MFR परफॉर्म करते हैं तो MFR परफॉर्म करने के बाद जो टिश्यू है उसका ऑसिलेशन होता है, जॉइंट का ऑसिलेशन होता है और एक्सट्रीमिटीज़ का जॉइंट जो है उसका ऑसिलेशन होता है, जिससे कि जॉइंट का मोटिलिटी और जो मोबिलिटी है वो सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे थोड़ा देर के बाद। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा क्रॉस हैंड रिलीज। तो क्रॉस हैंड रिलीज जो होता है वो एंटीरियर थाई का होता है, एंटीरियर नी जॉइंट का होता है। देखिए डायग्राम जो है एक एक का मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का डायग्राम है इसका। अब क्या है ना कि अब इसके बारे में अगर एक एक के बारे में अगर हम लोग पूरा डिटेल में जाएंगे ना तो वीडियो तो वो फिर नॉन एंडिंग वीडियो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक टेक्निक्स का फिर अपना अपना प्रोसीजर है। ठीक है, देन आई वुड सजेस्ट यू कि वो उस बुक को पढ़िए, क्योंकि अब आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया है कि कौन कौन सा टेक्निक है और उस टेक्निक को कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्रॉस हैंड रिलीज में आता है एंटीरियर थाई, एंटीरियर नी जॉइंट, फिर आता है एंटीरियर लोअर लेग। आप हैंड प्लेसमेंट सबका देखते जाइए कि हैंड प्लेसमेंट सबका कैसा है। ठीक है, एंटीरियर लोअर लेग, मीडियल आर्च ऑफ द फुट। ठीक है, पोस्टीरियर थाई, पोस्टीरियर नी जॉइंट यानी कि नी जॉइंट के पीछे वाला पार्ट। ठीक है, पोस्टीरियर लोअर लेग यानी कि काफ वाला जो एरिया है। फिर आता है लेटरल अपर लेग, लेटरल साइड में यानी कि साइड लाइन में पेशेंट को लेटने के लिए बोलेंगे और उसका अपर लेग वाला जो पोर्शन है वहाँ पे क्रॉस हैंड रिलीज परफॉर्म करते हैं। फिर आता है लेटरल नी जॉइंट एंड लेटरल लोअर लेग। ठीक है, फिर आता है मीडियल अपर लेग। ओके, जिसका डायग्राम ये रहा। फिर आता है आपका मीडियल नी जॉइंट एंड मीडियल लोअर लेग, जिसका डायग्राम आपका ये है। और फिर आता है अपर आर्म, ओके, एल्बो जॉइंट, लोअर आर्म एंड रिस्ट, ओके, पाम स्प्रेड रिलीज टेक्निक, ओके, जिसका डायग्राम ये रहा आपका। फिर है आपका लेटरल चेस्ट एंड एक्सिला, अपर चेस्ट विच इज योर पेक्टोरालिस एरिया, ओके, डायफ्रामेटिक एरिया, ठीक है, जो कि है आपका डायफ्राम वाला जो रीजन है, एंटीरियर हिप, ओके, एंटीरियर थाई एंड एंटीरियरली रोटेटेड इलियम, ओके, लोअर एब्डोमेन एंड ऑपोजिट मीडियल थाई। आप चाहें तो सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना बुक का तो लिंक मैं भेज ही दे रहा हूँ। ओके, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए, मीडियल थाई एंड ग्रोइन एरिया, लंबो सेक्रल जंक्शन विच इज योर L5-S1 डिकम्प्रेशन। ठीक है, अपर बैक, लो बैक एंड ऑपोजिट पोस्टीरियर थाई, लेटरल लो बैक एरिया, लेटरल हिप, लेटरल नेक एंड शोल्डर इन साइड लाइन पोजीशन। ठीक है, फिर आता है आपका लेटरल थोरेसिक केज एंड लेटरल शोल्डर, ओके, देन इन द एंड लेटरल नेक, लेटरल फेस एंड जॉ। लेटरल नेक का डायग्राम ये रहा आपका, लेटरल फेस एंड जॉ, आई सॉकेट, ठीक है, और एंटीरियर सर्वाइकल स्पाइन। तो ऑल टोटल 33 एरियाज हैं आपके बॉडी में जहां पे हम लोग
क्रॉस हैंड रिलीज टेक्निक यूज़ करते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, अगर मैं 33 को अगर डिस्कस करता चलूँ तो वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मैंने डायग्राम ऐड कर दिया और साथ ही साथ नाम बस दे दिया है कि ये चीज़ें की जाती हैं। फिर दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन रिलीज। इसमें आता है आर्म पुल इन सुपाइन लाइन, ओके, जिसका डायग्राम ये रहा। दूसरा आता है लेग पुल इन सुपाइन पोजीशन, एल्बो पुल इन सुपाइन पोजीशन, आर्म पुल इन सुपाइन पोजीशन, लेग पुल इन प्रोन पोजीशन। ओके, फिर आता है बाइलेटरल आर्म पुल इन सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन। ठीक है, आप दोनों पोजीशन में कर सकते हैं। फिर आता है आपका बाइलेटरल लेग पुल इन सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन। फिर आता है ऑपोजिशनल आर्म एंड लेग पुल प्रोन एंड सुपाइन, जिसमें क्या करेंगे, एक साइड का हाथ और दूसरे साइड का पांव। ठीक है। फिर आता है साइड लाइंग आर्म एंड लेग पुल। तो पेशेंट को साइड लाइंग पोजीशन में लेटने के लिए कहेंगे और जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो उस तरफ का पांव और उस तरफ का हाथ को पुल करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो था ट्रैक्शन वाला। फिर आ जाता है कंप्रेशन रिलीज। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? तो इसमें आता है कंप्रेशन ऑफ एंटीरियर थाई, कंप्रेशन ऑफ लेटरल लो बैक एरिया, कंप्रेशन ऑफ पोस्टीरियर थाई, कंप्रेशन ऑफ अपर बैक एरिया, आर्म कंप्रेशन इन प्रोन एंड सुपाइन, लेग कंप्रेशन इन प्रोन एंड सुपाइन। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर आता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन रिलीज। अभी तक हम लोगों ने कंप्रेशन रिलीज तो देख लिया। अब आ गया हमारा ट्रांसवर्स प्लेन रिलीज। ट्रांसवर्स प्लेन रिलीज में पहला है पेल्विक फ्लोर, रेस्पिरेटरी डायफ्राम, थॉरसिक इनलेट इन सुपाइन पोजीशन, थॉरसिक इनलेट इन सीटेड पोजीशन। तो दो पोजीशन है थॉरसिक इनलेट का। ठीक है। और फिर आता है नॉर्मल जॉइंट्स, जिसमें क्या करेंगे, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे रख के कंप्रेस करेंगे। तो ये था आपका टेक्निक्स। अब यहाँ पे दो टर्म जो था वो छूट गया था, वो था मायोफाशियल अनवाइंडिंग और मायोफाशियल रीबाउंडिंग। तो अब उसको समझेंगे और उसको भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है। तो क्या है कि मायोफाशियल अनवाइंडिंग को समझने से के पहले आपको ये समझना होगा कि जब इंजरी होता है तो फासिया का रिस्पॉन्स क्या होता है। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग अनवाइंडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड फाशियल रिस्पॉन्स टू इंजरी। तो क्या हो रहा है कि बॉडी इंजर हुआ तो फाशिया क्या होगा, डिस्टॉर्टेड हो गया, उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म कर गया। ठीक है। और वो वैसा ही फिर अडेप्ट हो गया, क्योंकि टेंशनल फोर्स तो लग ही रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जब आप खड़ा होंगे, कोई सामान उठाएंगे या कुछ भारी चीज़ करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे, ठीक है, तो फासिया ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड है और फोर्स लगने के कारण वो उसी तरह से वो अडेप्ट कर लेगा, जिसके कारण कोलाजन और इलास्टिन फाइबर जो होता है वो आपस में चिपक जाता है। अब ये कोलाजन और इलास्टिन फाइबर क्या है और ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, इसको मैंने पिछले वीडियो में डील किया है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो ज़्यादा धीरे धीरे वो सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड सब्सटेंस सॉलिड नहीं होता है और वो धीरे धीरे ज़्यादा सॉलिड होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण सेल्यूलर मूवमेंट जो है, सेल लेवल पे जो मूवमेंट है वो हिंडर हो जाएगा, यानी कि प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है। और साथ ही साथ फिर कंपनसेटरी अडेप्टेशन होने लगेगा, जैसे कि इमोशनल रिएक्शन, हैबिट्स, फियर, फोबिया, चाइल्डिश बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, जिसके कारण इलनेस होता है, डिप्रेशन होता है, डिसफंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। अब क्या है, जैसे ही आपने एमएफआर किया तो अब ये अनवाइंडिंग प्रोसेस को आप समझ रहे हैं। तो इंजरी के कारण क्या हो रहा था, फेसिया डिस्टॉर्ट हुआ, ट्विस्ट किया, और जिसके कारण वो इंटरनल ऑर्गन्स और बोन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, स्ट्रेन पड़ रहा था। अब आपने एमएफआर किया, तो जैसे ही एमएफआर किया तो बॉडी क्या हुआ, बॉडी का जो पार्ट था वो मूव करना शुरू हुआ, फाशिया अनट्विस्ट होना शुरू हुआ, अनवाइंड होना शुरू हुआ। ठीक है। तो ये जो अनवाइंडिंग है ना, ये बॉडी का अपना सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है, जो कि फ्रोजन मेमोरी को रिलीज कर रहा है। अब ये फ्रोजन मेमोरी क्या है, तो जब भी आपको चोट लगता है तो क्या करते हैं, उस वक्त हम लोग, एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, वो थोड़ा हाथ को हम लोग दबा करके चलेंगे, जैसे मान लीजिए हाथ में चोट लग गया, ठीक है, थोड़ा डर के चलेंगे, थोड़ा सहम के रहेंगे। ठीक है। उसका हाथ से बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इवन वो ठीक भी हो जाता है तो भी हम लोग उस हाथ को ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ज़्यादातर फ्रैक्चर्स वगैरह में होता है कि भाई कहीं दोबारा से टूट ना जाए। तो ये हमारा फ्रोजन मेमोरी, एक बार जो मन में बैठ गया है,
ठीक है, तो वो उसको, ये जो अनवाइंडिंग के कारण है वो फ्रोजन मेमोरी को रिलीज करता है, ठीक है, जिसके कारण रेस्ट्रिक्शन हो रहा था और फाशिया जो है वो वापस से सॉफ्ट होता चला जाता है और अपना जो नॉर्मल लेंथ था उस पर वो वापस आ जाता है, ठीक है। तो दिस अनवाइंडिंग इज बॉडीज सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म विच रिलीजेस द फ्रोजन मेमोरी दैट वाज क्रिएटिंग रेस्ट्रिक्शन, ओके, एंड द फासिया सॉफ्टens एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल और नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ। अब इसका इंडिकेशन क्या है, मान लीजिए अनवाइंडिंग हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे ट्विचिंग होगा, ओके, जंपिंग होगा, जर्किंग होगा, ये सारी चीज़ें फील होंगी, शिवरिंग और शेकिंग भी देखने को मिल सकता है, स्वेटिंग देखने को मिल सकता है, फेस का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है, ब्रीदिंग का जो पैटर्न है वो चेंजेस देखने को मिल सकता है, फुल बॉडी या लोकल मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है, इमोशनल रिलीज जैसे कि क्राइंग, लाफ्टर, फियर, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और फिर आता है रैपिड आई मूवमेंट और रॉकिंग ऑफ बॉडी, जिसको हम लोग रिबाउंडिंग भी कहते हैं। रिबाउंडिंग को भी समझेंगे अभी, पहले अनवाइंडिंग समझ ले, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मुझे एक बात बताना है कि ये जो मायोफाशियल अनवाइंडिंग है ना, ये क्लाइंट को कैसा फील देगा, यानी कि क्लाइंट को कैसा फील होगा, ठीक है, ये तो हुआ इंडिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो क्लाइंट को कैसा फील होगा, तो क्लाइंट को ये फील होगा ना, ये सारी चीज़ें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वरना मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। तो फीलिंग एज दो मूविंग इन जीरो ग्रेविटी, लाइटनेस इन द बॉडी, बिलीविंग द थेरेपिस्ट इज कॉजिंग द मूवमेंट, मतलब ऐसा लगेगा कि थेरेपिस्ट ही तो ये मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है, टिंगलिंग या ट्विचिंग सेंसेशन, मूवमेंट्स दैट बिकम्स फास्टर एंड स्मूदर एज द टिश्यू रिलीजेस, थेरेप्यूटिक डिस्कम्फर्ट एज द बॉडी अडॉप्ट्स पोजिशन ऑफ ट्रॉमा, ठीक है, crying, laughing, or feeling angry, sensation of totally being inside oneself, thawing of the tissue that is felt as a slight tingle or tremor to a rapid release shake, ठीक है, फिर in the end moving in ways or adopting position that seems impossible, ठीक है, तो पहले जो था वो बहुत दर्द के कारण वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, अभी उसी पोजीशन में बैठ करके खा रहे हैं, उसी पोजीशन में बैठ करके काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये अनवाइंडिंग थेरेपिस्ट को कैसे फील होगा कि हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है, ये तो एक ओवरव्यू था। चलिए, फीलिंग एज दो दे आर नॉट मूविंग द क्लाइंट, ओके, फीलिंग एज दो द क्लाइंट्स बॉडी इज लाइट एंड दैट मूविंग इट इज effortless, feeling heat coming from the client and sometimes their own body, feeling the tissue unwinding locally as it softens and releases under their hands, noticing the client's breathing changing and rapid eye movement occurring, noticing red flare, paleness, or sweat on the client's skin, noticing movements that are soft and graceful or jarring and rigid, getting clues about symbolic restriction as well as physical trauma from the client's body position, okay, feeling a release in their own body and their breathing changing, becoming totally tuned into the client and unaware of their surroundings। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा हम लोग बात कर लें मायोफाशियल रीबाउंडिंग के बारे में, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस मायोफाशियल रीबाउंडिंग? सो रीबाउंडिंग का मतलब होता है कि वापस से इनिशियल पोजीशन में आ जाना फोर्स लगाने के बाद, जैसे कि बॉल को जब आप फेंकते हैं, बॉल पे जैसे ही हिट करता है वापस से वो आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रीबाउंडिंग। सो व्हाट इज रीबाउंडिंग? रीबाउंडिंग मीन्स to rebound back after the force has been applied. For example, bouncing back of the ball after hitting the wall. Okay, now force is applied on the body in one direction and allowing the tissues to rebound. क्या करते हैं हम लोग? टिश्यू पे बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फिर टिश्यू रीबाउंड करता है, तो इसको एज एन असेसमेंट भी यूज़ करते हैं और एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं, ओके, एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड on individual limbs and joints और on full body। रीबाउंडिंग में फिर दो टेक्निक आता है जिसका नाम है आपका क्रॉस हैंड रिलीज ऑफ एंटीरियर थाई और लॉन्गिट्यूडनल प्लेन लेग पुल इन सुपाइन पोजीशन, ओके। अब ये मायोफाशियल रीबाउंडिंग क्लाइंट को कैसा फील देगा?
तो ये फील क्लाइंट को कैसा फील आता है, तो देर इज़ अ फीलिंग ऑफ लाइटनेस, हल्का लगेगा, अ फीलिंग दैट द बॉडी इज बजिंग और जेंटली वाइब्रेटिंग, अ फीलिंग ऑफ टोटली बीइंग inside themselves, a feeling of not being able to let go without judgment often result in emotional release, तो emotional release भी होगा, a sense of softness and less tension, a greater range and freedom of movement, a feeling of comfort। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आता है कुछ स्पेशल टेक्निक्स होते हैं जिनको हम लोग ईज टेक्निक्स बोलते हैं। उसमें आता है आपका लेग रोल पोजीशन ऑफ ईज टेक्निक, ओके। फिर आता है आपका रिब केज पोजीशन ऑफ ईज टेक्निक, स्टर्नम पोजीशन ऑफ ईज टेक्निक, सीटेड थोरैकोलंबर जंक्शन पोजीशन ऑफ ईज टेक्निक। और अब इन द एंड हम लोग बात कर लेते हैं कंबाइनिंग टेक्निक्स के बारे में। तो इसमें आता है आपका क्रॉस हैंड रिलीज ऑफ एंटीरियर थाई एंड लेग पुल टेक्निक, जिसका डायग्राम ये रहा। दूसरा है क्रॉस हैंड रिलीज ऑफ एंटीरियर अपर चेस्ट एंड आर्म पुल टेक्निक, जिसका डायग्राम दिया हुआ है। फिर आता है आपका क्रॉस हैंड रिलीज ऑफ एंकल एंड लेग पुल टेक्निक, ओके। फिर आता है क्रॉस हैंड रिलीज ऑफ रिस्ट एंड आर्म पुल टेक्निक, कंप्रेशन ऑफ पीरिफॉर्मिस मसल एंड प्रोन लेग पुल टेक्निक, ओके। फिर आता है डायरेक्ट स्कार टिश्यू रिलीज। इसमें भी फिर 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं जो कि बुक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका डायग्राम नहीं मिला तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा पाया, हालांकि जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए अब इन दी एंड हम लोग बात कर लेते हैं होम प्रोग्राम के बारे में। तो इसमें आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स, ठीक है, आर्म और लेग का। फिर आता है लाइंग ऑन द फोम बॉल। तीसरा है लेग्स ऑन द फोम बॉल। चौथा है थेरेपी बॉल फॉर लेग्स एंड हिप, ओके। पांचवा है थेरेपी बॉल फॉर एंटीरियर हिप। फिर आता है थेरेपी बॉल फॉर नेक एंड शोल्डर। तो ये था आपका होम प्रोग्राम के बारे में। अगर पूरे वीडियो को अगर हम लोग सम अप करना चाहें तो हम लोग स्टार्ट किए थे असेसमेंट से, जिसमें कि हम लोगों ने पोस्चरल असेसमेंट देखा, पाल्पेट्री असेसमेंट देखा, टिश्यू मोबिलिटी एंड मोटिलिटी वाला असेसमेंट देखा, ठीक है। और असेसमेंट में ही ट्रैक्शन एंड कंप्रेशन, स्किन रोलिंग और रिबाउंडिंग, ये सारी चीज़ें देखी, राइट। फिर हम लोगों ने टेक्निक्स पढ़ा, जिसमें कि पहला टेक्निक्स था क्रॉस हैंड रिलीज, जिसमें कि लेग का होता है, आर्म का होता है, टॉर्जो का था, हेड और नेक का था, ठीक है। फिर था हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन रिलीज, जो कि था सुपाइन में, प्रोन में, बायलेटरल पोजीशन में, ठीक है। बायलेटरल मतलब दोनों तरफ, ठीक है। और फिर था अपोजिशनल एंड साइड लाइन पोल्स, ये सारी चीज़ें थी। और फिर था हमारा जो नेक्स्ट टेक्निक था वो था हमारा कंप्रेशन रिलीज, जो था सॉफ्ट टिश्यू कंप्रेशन और जॉइंट कंप्रेशन, ठीक है। फिर था हमारा ट्रांसवर्स प्लेन रिलीज, जिसमें कि आता था पेल्विक फ्लोर, रेस्पिरेटरी डायफ्राम, थॉरसिक इनलेट और एट जॉइंट्स, ठीक है। और अदर मायोफाशियल टेक्निक्स था, एक तो था ईज वाला टेक्निक, मायोफाशियल पोजीशन ऑफ ईज। फिर हम लोगों ने कंबाइंड टेक्निक्स के बारे में जाना, और फिर हम लोग डायरेक्ट स्कार टिश्यू रिलीज के बारे में भी जाना, और फिर इन दी एंड होम प्रोग्राम्स के बारे में जाने हम लोग, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा MFR के बारे में, ओके। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।